Bismillahirrahmanirrahim. This is the lecture number 4 of the course Analysis of Advanced Analysis of Algorithm. आज के लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे दैट विल बी मैथमेटिकल इंडक्शन. आप मैथमेटिकल इंडक्शन अपने इंटरमीडिएट लेवल के कोर्स में जो है वो स्टडी कर चुके हैं. हम उसी जो आपकी इंटरमीडिएट लेवल पर बेस बनाई गई थी उसी को फर्दर स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन से चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं. जो 2 स्टेप हायर आएंगे कि हम उन प्रूफ्स को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं. जो टिपिकल हमारे कोर्स की आउटलाइंस है इस लेक्चर के लिए वो होगी. हम मैथमेटिकल इंडक्शन को जानेंगे क्या होती है, फिर मैथमेटिकल इंडक्शन क्यों वैलिड होती है, फिर इसी तरह हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, फिर एक न्यू टेक्निक है स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन की, हम उसको स्टडी कर रहे होंगे, एंड लास्ट वन इज़ कि हम कैसे प्रॉब्लम्स को स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से सॉल्व करते हैं. सो वील स्टार्ट विद मैथमेटिकल इंडक्शन. सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको 2 टेक्निक्स बताता चलूँ. एक तो हमारे पास नॉर्मल है जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है इंडक्शन मेथड. दूसरी चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड अ डिडक्शन मेथड. ये 2 जो है प्रूविंग टेक्निक्स हैं जिनको कि हम डिफरेंट मैथमेटिकल प्रूफ्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च में भी ये इस्तेमाल होती हैं, जिसको आप कहते हैं डिडक्टिव रिसर्च एंड इंडक्टिव रिसर्च. तो ये यूज़ हो रही होती है. जो बाय डेफिनेशन आप बात करते हैं तो डिडक्टिव का मतलब ये है कि कमिंग फ्रॉम जर्नल टू अ स्पेसिफिक पॉइंट. जर्नल से हम डिडक्टिव के अंदर हम एक्चुअली जेनेरिक से एक स्पेसिफिक केस की तरफ आ रहे होते हैं, जबकि इंडक्टिव के अंदर हम जो है वो एक स्पेसिफिक केस से हम जा रहे होते हैं टूवर्ड्स अ जेनेरिक केस. छोटी सी एक एग्जांपल देता चलूँ. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि पेपर वाज एन इजी वन, सो एवरी स्टूडेंट गॉट गुड मार्क्स. अब एक मैंने स्टेटमेंट दे दी कि पेपर जो है वो मेरा इजी था, इसलिए हर स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं. सो ये एक मेरी जेनेरिक स्टेटमेंट है. अब इसको साबित करने के लिए मैंने क्या करना है कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट के मार्क्स कैसे हैं, फिर उसके बाद मैंने एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स देख लिए, और फिर उसके बाद मैंने वीक स्टूडेंट के मार्क्स देख लिए, और उसकी बेस पे मैंने प्रूफ कर दिया कि हाँ बिल्कुल ये बात सही थी कि हमारे पास जो था मतलब जो हमारी जो स्टेटमेंट थी कि पेपर इजी था तो सबके मार्क्स अच्छे आए हैं. अब पेपर इजी था सबके मार्क्स अच्छे आए हैं, डिडक्टिव रीजनिंग हो रही है, तो पेपर इजी था सबके मार्क्स अच्छे आए हैं. इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़ का निशान यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा. इसका मतलब ये है, ये जेनेरिक स्टेटमेंट जो है, ये मैं जो अभी बोल रहा हूँ कि पेपर इजी था सबके मार्क्स अच्छे आए हैं, दिस इज़ अ जेनेरिक स्टेटमेंट. अब ये क्या इम्प्लाई करेगा? ये इम्प्लाई करेगा कि भाई आपकी क्लास के हर स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आए हैं. लाइक स्टूडेंट ए है उसके मार्क्स अच्छे हैं, दिस इज़ नाउ स्पेसिफिक. स्टूडेंट बी के मार्क्स भी अच्छे आए हैं, स्टूडेंट सी के मार्क्स भी अच्छे आए हैं. सो मैं डिड्यूस कर रहा हूँ रिजल्ट. मुझे एक जेनेरिक कंडीशन दी गई थी, उसकी बेस पे मैं कोई भी रिजल्ट डिड्यूस कर रहा हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट ए है, मार्क्स अच्छे आए होंगे. मेरे पास स्टूडेंट बी आता है, मुझे पता है इसके मार्क्स अच्छे आए होंगे. मेरे पास स्टूडेंट सी आता है, मुझे पता है इसके मार्क्स अच्छे आए होंगे. अब मैंने उससे मार्क्स पूछे नहीं हैं, बल्कि मैंने अपनी जेनेरिक जो मेरा रूल था उसकी बेस पे मैं ये रिजल्ट डिड्यूस कर रहा हूँ. इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जेनेरिक की तरफ जाते हैं. क्या मतलब? हमें कुछ चीज़ें पता होती हैं. जैसे लेट सपोज हम इसी केस को रिवर्स कर लेते हैं. मेरे पास एक स्टूडेंट ए आता है, वो कहता है सर पेपर तो बड़ा आसान था और मेरे मार्क्स बड़े अच्छे आए हैं. फिर मेरे पास एक स्टूडेंट बी आता है जो कि मेरी क्लास का एवरेज स्टूडेंट है, वो कहता है सर पेपर बड़ा आसान था, मेरे मार्क्स तो बड़े अच्छे आए हैं. फिर मेरे पास एक स्टूडेंट सी आता है जो कि मेरा वीक स्टूडेंट था, और वो भी कहता है सर पेपर इजी था, मार्क्स बड़े ज़बरदस्त आए हैं. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक जेनेरिक सी स्टेटमेंट बना लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इस सेमेस्टर में चूँकि पेपर ईजी था इसलिए सबके मार्क्स अच्छे आए हैं. सो मेरे पास यहाँ पर स्पेसिफिक केसेस थे, उनको एम्प्लॉय करके मैंने एक जेनेरिक स्टेटमेंट बना ली कि भाई पेपर इजी था इसलिए मेरी क्लास के मार्क्स अच्छे आ गए. सो होप सो कि मिड टर्म में भी ऐसा ही कुछ हो जाए, बट
डोंट थिंक सो कि इतना आसान पेपर होगा, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. Usually a statement that is proven by induction is based on the set of natural numbers. Now अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करते हैं. अब मैथमेटिकल इंडक्शन में ये एक डोमेन है, ये पूरी एक डोमेन है जिसमें कि हम डिफरेंट चीज़ों को प्रूफ करते हैं. इस डोमेन की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें कि एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि इट विल ओनली वर्क फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स, कि हम यहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स कर रहे होते हैं. फिर उससे भी ज़्यादा सख्त डोमेन ये आ जाती है कि यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को. हमारा ज़्यादातर फोकस होता है कि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करें, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए हम ये चीज़ें प्रूफ करें, जिसको हम बहुत सारी सिनारियोज में हम ये कहते हैं कि वी विल बी डिस्कसिंग ओनली एंड ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स. वी विल बी डिस्कसिंग ओनली एंड ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स. एक रेफरेंस कोट करूँगा तो आपको थोड़ा सा रिमाइंडर आ जाएगा. आपने चैप्टर नंबर 4, 5 एंड द चैप्टर नंबर 7 आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक में था, जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के कोर्स में था, ये बिल्कुल उसको रिलेट करता है. तो अगर आप उसको थोड़ा सा वहाँ पर याद करें तो हमारी जो ज़्यादातर सीरीज और सीक्वेंसेस होती थी, दैट कैन बी अ पॉजिटिव, दैट कैन बी अ नेगेटिव. वहाँ पे हार्मोनिक सीरीज भी आ सकती थी जो कि डिविजनल होती थी, मतलब उसमें रैशनल नंबर होते थे. लेकिन जैसे ही हम चैप्टर नंबर 7 में आए थे, और चैप्टर नंबर 7 को आप थोड़ा सा याद करें तो वहाँ पर तमाम के तमाम जो डोमेन थी वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पर आ गई थी. वहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स को हमने ख़त्म कर दिया था, और हम नेगेटिव नंबर्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे. रादर हम मैट्रिसेस को कम्बिनेशंस को वहाँ पर डिस्कस कर रहे होते थे. मोर एंड मोर स्पेसिफिकली अगर हम 7.1 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 21 की अगर आप रेफरेंस में देखना चाहें सो वहाँ पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 21. टोटली मैथमेटिकल इंडक्शन है, सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन हैं. सो वहाँ पर वो हमने देखा था, और वो सारे के सारे मेजरली बेस करते थे नेचुरल नंबर्स पे. अब नेचुरल नंबर्स में वो 1 से भी शुरू हो सकते थे, वो 2 से भी, वो 3 से भी, एंड सो ऑन. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उनका कोई भी हो सकता था, बट दैट स्टार्टिंग पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ठीक है. सो जो मैथमेटिकल इंडक्शन के रूल्स हैं उनके लिए हम ज़्यादातर जो डिस्कस करते हैं, जो फार्मूलाज को प्रूफ करते हैं, वो ज़्यादातर पॉजिटिव नंबर्स के साथ काम कर रहे होते हैं. अब हमारे पास 3 मेन स्टेप्स हैं इंडक्शन के, जैसे आप याद है स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 हम करते थे. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम किसी बेस ऑफ इंडक्शन के लिए उस चीज़ को प्रूफ करें. जैसे हम कहते थे कि लेट्स प्रूव दैट स्टेप 1 कि n इक्वल टू 1, इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. फिर हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते थे जहाँ पर हम कहते थे कि द फॉलोइंग फार्मूला विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k. सो दिस वॉज आवर सपोजिशन, ये हम सपोज करते थे. सो हमारा हाइपोथेसिस था. फिर हम इस हाइपोथेसिस की बेस पर हम कहते थे कि हम इसको प्रूफ करेंगे for n equal to k plus 1, like a number greater than the supposition. So अगर वो n equal to k plus 1 के लिए true आ जाता था तो हम कहते थे कि it is true for all n p of n. हम कहते थे for all n p of n, या आप अगर इसको चूँकि राइटिंग है p ऑफ x भी कंसिडर कर सकते हैं. सो जो है हमारे पास ये 3 बेसिक स्टेप्स थे कि प्रूव इट फॉर द बेस कंडीशन, देन टेक एन हाइपोथेसिस, एंड देन प्रूव इट फॉर द for k plus 1, and then we will assume, then we will imply, then the implication comes that it is true for all n p of n. So इट्स इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले p ऑफ n के लिए कोई प्रेडिकेट डिफाइन करें. लाइक हमें कंडीशन गिवन होगी कि भाई क्या कंडीशन है, फार्मूला क्या है, किसकी बेस पे हम डिफाइन कर रहे हैं, और वो कंडीशन जो है वो दैट विल बी ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, any positive integer n, like -1 -2 will be discarded. Even in most of the cases 0 is also discarded, and then we will go forward. अब जो हमने अपना बेस केस लिया है that will be termed as n naught. वो जो हमारा बेस केस है that will be termed as n naught. Now this is very much important in analysis of algorithm, कि आपकी एक्चुअली डिस्कशन स्टार्ट कहाँ से होती है. हम
फॉरवर्ड आगे लेक्चर्स में जब भी हम एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी प्रोबेबिलिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे, सो वी मस्ट गिव अ बेस केस कि हमारे जो डिस्कशन है वो इन नंबर्स के बाद स्टार्ट होती है और इन नंबर्स के बाद ट्रू होती है। एंड एक और बात कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यहाँ पर इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे पास एल्गोरिथम के अंदर तमाम पॉजिटिव वैल्यूज ही होती हैं। लाइक हमारे जितने भी इनपुट्स होते हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर किसी चीज़ का जीरो इनपुट है, नेगेटिव इनपुट तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी चीज़ का जीरो इनपुट है तो हम कहते हैं द प्रोग्राम इज डूइंग नथिंग। सो देयरफॉर देयर मस्ट बी एन इनपुट साइज ऑफ 1। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इनपुट साइज 1 हो, वो इंक्रीज कर सकता है। 1 से ऊपर वो जितना जाना चाहे जा सकता है। अब 1 से ऊपर वो जितना जाएगा और जहाँ से वो एल्गोरिथम एफिशिएंट होगा, दैट पॉइंट विल बी मार्क्ड एज एन नॉट। वो पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, एन नॉट हो जाएगा। अब जो ये नीचे दो कंडीशंस हैं, इस वो जो लास्ट प्रीवियस 3 कंडीशंस आपको स्लाइड में नजर आई थी, मैंने उनको यहाँ पर कंबाइन किया हुआ है। सो पहली तो बेस स्टेटमेंट वही है कि हमारे पास पी ऑफ एन नॉट वो ट्रू है। फिर दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट को कंबाइन किया गया है कि आप सपोज करें कि कोई भी फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के इज ग्रेटर और इक्वल टू एन नॉट, अगर पी ऑफ के ट्रू है तो फिर पी ऑफ के प्लस 1 भी ट्रू होगा। नाउ दिस इज द हाइपोथेसिस एंड दिस वी वांट टू प्रूफ। सो दिस इज आवर हाइपोथेसिस एंड दिस वी वांट टू प्रूफ। इसको जो हमने अभी तक नॉलेज ली है, इसको हम इम्प्लीकेशन के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके ऊपर की दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो आपका पूरा का पूरा फार्मूला ट्रू हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो ये फार्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो ये बेसिकली आपके पास कंजक्शन है या एंड स्टेटमेंट जिसे आप कहते हैं, या एंड स्टेटमेंट आपने पढ़ी हुई है। सो देयर मस्ट बी एन एंड ऑपरेटर बिटवीन 1 and 2. So for all n belonging to natural numbers such that n should be greater or equal to n naught, this is our base case, like minimum n should be greater or equal to n naught, then p of n is also true. Again we are looking to the three steps. बेस आपके पास होनी चाहिए, आपको n नॉट मालूम होना चाहिए। फिर इंडक्टिव हाइपोथेसिस में आप एज्यूम करते हैं कि n इज इक्वल टू k। अब नाउ दिस k शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट, इट मस्ट नॉट बी लेस देन दैट। और हमें क्लेम क्या प्रूफ करना है, k प्लस 1। उसी को हम इस तरीके से ले रहे हैं। हमारी पास स्टेटमेंट 1 थी p ऑफ n नॉट, जो कि हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब जो नीचे की स्टेटमेंट थी जो आपको प्रीवियस स्लाइड में नजर आई कि लाइक फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट, इफ p ऑफ k इज ट्रू देन p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू ट्रू। सो इसको हम डिस्क्रीट के अंदर हमने पढ़ा था कि इसको हम इम्प्लॉइज के साइन के साथ करते हैं। सो दिस इज अ इम्प्लीकेशन, इफ p ऑफ k देन p ऑफ k प्लस 1। सो इफ दिस इज ट्रू दिस मस्ट बी ट्रू। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो हमारी ओवरऑल जो सपोजिशन है या जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो फॉल्स हो जाएगी। अगर ये फॉल्स है तो फिर तो किस बात डिस्कस ही नहीं होती। अगर किसी k के लिए हमारी सपोजिशन ही फॉल्स है, सो इसको हम, आपको पता है, इम्प्लीकेशन में डिस्कस ही नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं इम्प्लीकेशन के सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस के लिए जिनमें ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, आपकी मैथमेटिकल इंडक्शन ट्रू है। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो आपकी मैथमेटिकल इंडक्शन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। लाइक आपने p ऑफ k तो सपोज किया, लेकिन p ऑफ k प्लस 1 आप प्रूव नहीं कर पाए, तो आपकी पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। So again combining them into a single formula show that proposition p of 1, चूँकि हम नेचुरली 1 को बेस केस लेते हैं, ज़्यादातर हम 1 को बेस केस लेते हैं अदर देन कि एक्सप्लिसिटली हमें गिवन हो या हमें फार्मूले से नज़र आ रहा हो कि भाई 1 के साथ कोई नेगेटिव रिजल्ट आएंगे तो उनको हम छोड़ देते हैं। बाकी सब जो है हम जो है 1, अगर फार्मूला स्ट्रेट अवे है तो हम 1 उसको बेस केस लेते हैं। चेंज भी हो सकता है बट मेजॉरिटी केसेस में, अगेन रिपीट करो, मेजॉरिटी केसेस में 1 ही होगा। तो अगर p ऑफ 1 के लिए ट्रू है तो इंडक्टिव स्टेप आता है कि भाई ये p ऑफ n के लिए भी ट्रू होगा, इम्प्लॉइज दैट इट मस्ट बी ट्रू फॉर p ऑफ n प्लस 1, जिसको मैंने यहाँ एक फार्मूले में कंबाइन किया हुआ है कि p ऑफ n एंड कंजक्शन ऑपरेटर है ये। दिस इज स्टेप 1, दिस इज एक्चुअली आवर स्टेप 1, दिस इज एक्चुअली आवर स्टेप 2, दिस इज एक्चुअली आवर स्टेप 2 कि फॉर ऑल n if p of n is true and p of n plus 1 is also true, so अगर ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, सो ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। स्टेप 1 ट्रू आपका, स्टेप 2 आपका ट्रू, तो इम्प्लाइज होगा
कि ये रिजल्ट भी आपके पास क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। लाइक हम कह सकते हैं कि भाई ये इक्वेशन ट्रू होल्ड करती है फॉर ऑल एन पी ऑफ एन। इन केस आपके पास ये ट्रू है, एंड ऑपरेटर लगा है, पी ऑफ एन आपने सपोज किया था, चूंकि सपोजिशन है तो हमेशा ट्रू ही रहती है, और एम्प्लॉयज करते हैं, लेकिन आप के प्लस वन के लिए प्रूव नहीं कर पाते या एन प्लस वन के लिए प्रूव नहीं कर पाते और वो फॉल्स आ जाता है। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, ट्रू एम्प्लॉयज फॉल्स, दिस विल बी फॉल्स एंड दिस विल बी ट्रू। सो आपके पास इम्प्लीकेशन से इधर क्या आ गया, दिस विल बी फॉल्स। तो ऑब्वियसली कि ये वाली जो इम्प्लीकेशन है, जब आपकी पहली टर्म इम्प्लीकेशन की फॉल्स हो जाती है, सो दिस विल नॉट होल्ड, दिस विल ऑटोमेटिकली आइदर ये ट्रू हो या फॉल्स हो, दिस डज नॉट मैटर, ठीक है ना। सो हमें एक्चुअली जब तक ये ट्रू नहीं होगा हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सो इन अ कंडीशन अगर आप के प्लस वन के लिए प्रूफ नहीं कर सकते, सो आपकी ओवरऑल आप एक जेनेरिक स्टेटमेंट को पास ऑन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप उसको प्रूफ कर जाते हैं तो आपके पास ये तीनों ट्रू हो जाएंगे। जब ये तीनों ट्रू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हम एक जेनेरिक स्टेटमेंट को पास ऑन कर पाएंगे। चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं, जैसे जैसे हम आगे जा रहे होंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या है, कहता है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कंटेन्स एट लीस्ट एन एलिमेंट। फिर इसके साथ हम ये सेकंड पॉइंट है कि देयर इज अ ए इन एस सच दैट a is less or equal to b for all b in s, that is for some a belonging to s such that a is less or equal to b for all b belonging to s। और से देखिएगा, सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ। आपने कोई भी सेट लिया है, सो वो सेट जो है वो मस्ट बी ऑर्डर में होना चाहिए, इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जब आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ये ज़रूरी बात है कि आपके पास एक या दो ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि स्मॉलेस्ट होंगे, लाइक वो रिपीट भी हो सकते हैं। सो आपके पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसके अंदर ज़रूर 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 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम नेगेटिव नंबर्स को इग्नोर कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की। तो जब भी हम नेचुरल नंबर का सेट लिखेंगे, सो ये कंपलसरी है कि उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा रिपीट करता हुआ स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है। दैट स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी 2, दैट स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी 1, दैट स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी 3, लेकिन उससे छोटा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। सही है। सो आप कह सकते हो कि अगर मेरा सेट 3 से स्टार्ट होता है, 3 टू इन्फिनिटी, सो माई स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। अगर वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जिसमें 1 to 10 नंबर्स हैं, सो योर स्मॉलेस्ट नंबर इज 1। नाउ 1 कैन बी रिपीटेड, 1 1 1 एंड देन 2 3 आप कर सकते हो, बट चूंकि सेट की बात है तो रिपीटिशन ऑब्वियसली आपको पता है हम इग्नोर कर देते हैं। सो वो रिपीट का केस भी यहाँ पर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। सो टू सिंप्लीफाई दैट अगेन, हमारे पास एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ज़रूर 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 होना चाहिए। दैट स्मॉलेस्ट नंबर बी टर्म्ड एज एन नॉट। तो अगर हमारे पास कोई स्मॉलेस्ट नंबर है, सो इसका मतलब है कि उस सेट में जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं जिनको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, तो वो तमाम के तमाम बी से छोटा होगा, कंडीशन नंबर 1, और प्लस जो भी हम बी लेंगे वो सेट एस को ज़रूर बिलोंग करते होंगे। जैसे मैंने अपनी सेकंड एग्जांपल में कहा था, आपके पास 1 से 10 तक का सेट है, सो 1 हमारे पास ए हो गया जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है। सो यहाँ पर ए हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमारे पास b क्या है, b इज एक्चुअली बिलोंगिंग टू दैट सेट s। अब उस सेट s में कौन से नंबर थे, s में हमारे पास नंबर थे 1 से लेकर 10 तक। सो 1, yes, condition true है, 1 is less or equal to 1 and 1 also belongs to s। 2, yes, that is true। 3 true, 4 true, up to 10 true हो जाएगा। लेकिन अगर मैं b को 11 अज्यूम करता हूं, सो पहली कंडीशन तो ट्रू है, बट दिस b डज नॉट बिलोंग्स टू s, सो 11 हम b को कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है। सो हम कहते हैं कि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी पॉजिटिव इंटीजर का सेट होगा, उस सेट के अंदर एक नंबर सबसे ज़्यादा छोटा होगा, और वो सबसे ज़्यादा छोटा इस सेंस में होगा कि उस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स मौजूद है, जब उसको उस सेट के साथ कंपेयर किया जाएगा तो या वो उसके बराबर होगा या वो उनसे छोटा हो जाएगा। सो दैट्स द simplest thing. Now modus ponens principle. Modus ponens principle क्या कहता है, वो कहता है कि if P implies Q, like हमारे पास P implies implication है, so अगर P is true, अगर P true है
तो फॉर ओवरऑल कंडीशन इसको ट्रू होने के लिए लाइक हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे कि लाइक P implies Q इज ट्रू। सो अगर आपको वो टेबल याद हो, अगर वो आपको टेबल अगर मैं आपको रिपीट कर दूं इम्प्लीकेशन का कि P और Q होता था और हमारे पास होता था P implies Q। सो हमारे पास यहाँ पर होता था ट्रू, फिर फॉल्स, फिर आपके पास होता था फॉल्स, और यहाँ पर हम लिखते थे ट्रू, लेट्स सपोज फॉल्स, यहाँ पर हमारे पास ट्रू, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, यहाँ पर हमारे पास होता था फॉल्स। तो हम कहते थे कि P is true, Q is true, the result is true. Now P is Q true but Q is false. So इस कंडीशन में हम कहते थे कि this implication does not hold, it's false. और इन दोनों कंडीशंस को हम बगैर देखे ट्रू कर देते थे, क्योंकि हम कहते थे कि इसमें P जो है वो फॉल्स है, जिस पर डिपेंड किया जा रहा है वही होल्ड नहीं करता। तो अगर Q ट्रू हो या फॉल्स हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मॉडस पोनेंस प्रिंसिपल कहता है कि अगर P implies Q ट्रू होगा, लाइक हम इन कैटेगरीज की बात करें, यहाँ पर ये 3 केसेस में P implies Q ट्रू है। सेकंड वो कहता है कि P is true, तो P is true in these 2 cases। सो अगर आपके पास P implies Q भी ट्रू है और P भी ट्रू है, तो आपके पास क्या बच जाता है, आपके पास सिर्फ ये एक केस ऐसा बच जाता है जहां पे ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं। तो इसका मतलब कि आपका Q भी ट्रू होगा, ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर P ट्रू है, ये फॉल्स है। कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। इन दोनों कंडीशंस में P ट्रू है ही नहीं, सो ये होल्ड नहीं करती। सो ऐसी कंडीशन जहाँ पे ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, लाइक P implies Q is true and P is true, then it is obligatory, it is must कि Q हमारे पास ट्रू आएगा, मस्ट आएगा ट्रू। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई मैथमेटिकल इंडक्शन इज वैलिड। लाइक आपने मैथमेटिकल इंडक्शन तो बहुत दफ़ा की होगी, मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए आपने बहुत सारी चीज़ें प्रूफ की होंगी। सो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वाई मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ ट्रू। सो एक नज़र में आपको एक 2 सेकंड आप लीजिएगा और इस स्लाइड को एक नज़र आप गो थ्रू करें, देन फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ ताकि थोड़ा रफ आइडिया बन जाए और फिर उसके बाद हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। सो विल कंटिन्यू दैट। हमें ये प्रूफ करना है एक्चुअली कि अगर P ऑफ n हम कहते हैं कि हमने सपोजिशन की ना कि ये ट्रू है, और आपको याद होगा हमने कहा था P ऑफ 1 जो है वो ट्रू है, तो फिर P ऑफ n प्लस 1 भी हम प्रूफ कर लेते हैं कि ट्रू है। तो अगर हम इन तीनों स्टेप्स को परफॉर्म कर जाते हैं, या इन दोनों स्टेप्स को, आप इसको अगर एक स्टेप कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों स्टेप्स को परफॉर्म कर जाते हैं तो हमारा क्लेम होता है कि Vn P ऑफ n इज़ ट्रू। एक्चुअली मैं इस क्लेम की बात कर रहा हूँ कि हम कहते हैं कि ये ट्रू है, तो अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो हम कहते हैं ये भी ट्रू आ जाएगा। सो हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है कि इनके ट्रू होने से ये ट्रू कैसे हो जाता है। लाइक वी आर जस्ट परफॉर्मिंग 2 और 3 स्टेप्स, और हम 2 और 3 स्टेप्स की बेस पे कहते हैं भाई ये तमाम नंबरों के लिए ट्रू है। सो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं जब तक हमने प्रॉपरली टेस्टिंग या प्रॉपरली एनालिसिस ना किया हो। सो उस चीज़ को हम यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। जो मेथड मैं यहाँ पर लूँगा वो सपोजिशन का मेथड होगा, क्योंकि मैं सपोजिशन के बगैर इसको प्रूफ नहीं कर सकता। कंट्राडिक्शन या सपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी मुझे इसको प्रूफ करने के लिए। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एजम्पशन प्रोपोज करता हूँ, सपोजिशन करता हूँ कि भाई V ऑफ n P ऑफ n फॉल्स है। V ऑफ n P ऑफ n मेरे पास क्या है, वो फॉल्स है। तो अगर V ऑफ n P ऑफ n फॉल्स है, सो इसका मतलब कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए P ऑफ n मेरे पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। लाइक मेरा फार्मूला लेट्स सपोज P ऑफ 3 पर काम नहीं कर रहा, वो P ऑफ 1 पर काम कर रहा है, लेकिन वो P ऑफ 2 पर काम कर रहा है, P ऑफ 3 पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि फॉर ऑल के लिए आपको पता है आपको एक भी फॉल्स मिल जाए सो इट इज़ फॉल्स, फिर हम फॉर ऑल नहीं लगा सकते, हमें फॉर सम लगाना पड़ता है। सो अगर इसके लिए फॉल्स है तो इट मीन्स कि सबके लिए फॉल्स है। इस तरह हो सकता है कुछ और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो। सो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे हैं जिनके लिए P ऑफ n जो है वो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, लेट S बी द सेट ऑफ दोज n's। सो हमारे पास एक S है जिसमें मैंने वो सारे एलिमेंट्स लिख लिए जिनके लिए मेरे पास ये क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। सो ऑब्वियसली वो फॉर सम एलिमेंट थे जो मैंने लिख लिए। ठीक है ना। सो हमारे पास S में एक एलिमेंट है जो कि सबसे छोटा है K। लाइक हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स थे ना, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एक मेरे पास एलिमेंट है
k और फिर कॉमा, फिर कुछ और एलिमेंट है, लेट सपोज कोई a है, कोई b है, कुछ नंबर्स है ना मेरे पास, लाइक 3 है, 5 है, 7 है, अप टू सो ऑन, यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं। सो मैं कहता हूँ ये k जो है ना ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। k हमारे पास क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब 1 इस सेट का हिस्सा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कहा हुआ है कि p ऑफ 1 जो है वो ट्रू आया हुआ है, तो ये तो हमारे पास फॉल्स का सेट है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉल्स का सेट है, ये ट्रू का सेट नहीं है मेरे पास, ठीक है। सो फॉल्स का सेट है, सो इसका मतलब कि 1 इसका हिस्सा नहीं होगा। सो ऑब्वियस सी बात है कि 1 जो है फिर वो k से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को। जब हम नेचुरल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 1 से, और 1 के लिए ट्रू है। अब 1 के लिए ट्रू है, 1 के अलावा कोई और इंटीजर्स थे जिनके लिए फॉल्स आ रहा था, तो ऑब्वियसली जो इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो 1 से बड़ा होगा। सो ये हमारे पास आ गया कि वो 1 से क्या हो गया, वो 1 से बड़ा हो गया। 1 इसमें शामिल नहीं है और वो 1 से बड़ा है। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल ली थी 3 है, 2 भी हो सकता है, बट वो 1 नहीं हो सकता बिकॉज 1 के लिए ट्रू है। 1 से छोटा हो नहीं सकता क्योंकि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि अगर मैं कोई k-1 लूंगा तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव नंबर होगा। जैसे सपोज करते हैं कि हमने k सपोज किया था 3, तो अगर मैं 3-1 लूंगा तो क्या हो जाएगा 2, और वो एक पॉजिटिव नंबर है। हम सपोज करते हैं भाई ये p ऑफ 2 के लिए भी फॉल्स था, तो अगर p ऑफ 2 के लिए फॉल्स था और मेरा k इस वक्त p ऑफ 2 था, तो k-1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, वो एक क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। सो यहाँ पर k-1 अभी तक सिर्फ इतना डिस्कस हुआ कि k-1 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अच्छा, फिर सपोज अगर हमने 4 लिया है तो p ऑफ 4 हो गया, तो हम कहते हैं k-1 क्या होगा, वो 4 हो जाएगा। अब चूंकि k-1 भी k से छोटा ही है, अगर मैंने 3 सपोज किया k-1 2 आ रहा है, अगर मैं 2 सपोज करता हूँ k-1 क्या आता है, वो 1 आता है। सो इसका मतलब कि k-1 भी जो है वो s को बिलोंग नहीं करेगा। ऑब्वियसली ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, k है, दिस स्मॉलेस्ट नंबर इज k, तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, k-1 हो गया। इससे छोटा नंबर क्या हो गया, k-1 हो गया। अब k-1 इस फॉल्स के सेट में आ सकता है, नहीं आ सकता जी, क्योंकि k-1 इसका हिस्सा नहीं है। सो इसका मतलब कि अगर k-1 फॉल्स के सेट में नहीं है तो k-1 कहाँ पर होगा, वो ऑब्वियसली ट्रू के सेट में होगा। सो हमने ये देखा था कि p ऑफ 1 के लिए ट्रू था, अब हमें पता चल गया कि k-1 के लिए भी ये ट्रू है बिकॉज हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, k था। अब आ जाते हैं हम मॉडस पोनेंस पे। अब मॉडस पोनेंस यहाँ पे इस्तेमाल होता है कि अगर ये k-1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब होगा कि इट मस्ट बी ट्रू फॉर k-1 + 1। चूंकि k-1 के लिए ट्रू है, अगर k-1 के लिए ट्रू है तो इसके नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जो कि यहाँ पर ये है, ये आपको नजर आ रहा है, हमने ये भी सपोजिशन की थी ना, हमने कहा था भाई अगर ये मेरे पास k-1 हो गया था तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉडस पोनेंस में जो हमने रीड किया तो k-1 + 1 के लिए भी ये ट्रू होगा ना, ठीक है। सो हम कहते हैं भाई k-1 के लिए भी ट्रू है। अब हम वो k-1 को यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इसके इसकी जगह पे। सो यहाँ पर n की जगह पे आ गया k-1 और ये +1 अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। सो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो आपके पास आएगा p ऑफ k इज ट्रू। अब p ऑफ k ट्रू आ गया। अब ये बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमारे पास s जो है वो एक सेट है जो कि एक्चुअली बिलोंग करता है टू द फॉल्स कैटेगरी। s हमारे पास एक सेट है जो कि बिलोंग करता है टू द फॉल्स कैटेगरी, और उस s का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, k है। सो इट मीन्स कि वो p ऑफ k के लिए क्या था, फॉल्स था ना, p ऑफ k के लिए फॉल्स था, बट हमें यहाँ पर मिल रहा है p ऑफ k के लिए क्या है, वो ट्रू है। तो यहाँ पर क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। सो कंट्राडिक्शन आने की वजह से हम जो है, जब कंट्राडिक्शन आती है तो हम कहते हैं जो चीज़ हमने सपोज की है उसकी वैल्यू कम होती है जो चीज़ के प्रूफ के ज़रिए साबित हो जाए। सो इसका मतलब मेरी जो सपोजिशन थी वो गलत थी। जब मेरी सपोजिशन गलत थी तो जो मैंने सपोजिशन की थी वो क्या थी, वो फॉल्स पे बेस करती थी। जब ये गलत है तो अल्टरनेटिव क्या होगा, इसका मतलब कि ये वाली जो क्लेम था दैट इज़ ट्रू, ठीक है जी। सो होप कि आपको समझ आ गई कि मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें साबित करना था कि फॉर ऑल एन p ऑफ n ये जो है ट्रू है, तो हमने सपोजिशन की कि नहीं फॉर ऑल एन p ऑफ n जो है ये फॉल्स है, ठीक है। तो फिर हमने एक सेट बनाया s जिसमें वो तमाम n's डाल दिए जो कि फॉल्स को बिलोंग करते थे, और उन तमाम n का स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, k था। ऑब्वियस सी बात है k1
नहीं हो सकता, और 1 इस एस सेट को भी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 1 ट्रू है और एस सेट डिपेंड कर रहा है फॉल्स पर। सो 1 जो है वो एस सेट को बिलोंग नहीं करता। अगर 1 एस सेट को बिलोंग नहीं करता तो मतलब कि k जो है कोई 1 से बड़ा नंबर है। तो अगर k 1 से बड़ा नंबर है तो k माइनस 1 जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, क्योंकि k 1 है नहीं तो 1 से बड़ा है तो उसको जब माइनस करेंगे तो कोई पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। तो फिर सेकंड एग्जांपल क्या हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि k माइनस 1 जो है वो k से छोटा होगा। ज़ाहिर है एक नंबर माइनस हो रहा है तो वो छोटा ही होगा। जब k माइनस 1 छोटा होगा तो हमने यहाँ पे क्या सपोज किया है कि k हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, s एज अ लीस्ट एलिमेंट, सबसे कम एलिमेंट है k। तो k माइनस 1 उससे छोटा है, इसका मतलब कि k माइनस 1 s को बिलोंग नहीं करता, मतलब k माइनस 1 फॉल्स को बिलोंग नहीं करता। तो k माइनस 1 कहाँ बिलोंग करता है, k माइनस 1 ट्रू को बिलोंग करता है। अब k माइनस 1 अगर ट्रू को बिलोंग करता है तो इसका मतलब p ऑफ k माइनस 1 ट्रू है। तो p ऑफ k माइनस 1 ट्रू है तो बाय मॉडस पोनेंट प्रिंसिपल k माइनस 1 प्लस 1 भी ट्रू होगा। और जब मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ तो मुझे मिलता है कि p ऑफ k जो है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। जब p ऑफ k ट्रू आ रहा है इसका मतलब कि मेरी जो सपोजिशन थी वो गलत थी। जब मेरी सपोजिशन गलत थी तो इसका मतलब ये क्लेम बिल्कुल ट्रू साबित हुआ। सो अब हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर हम कोई 3 स्टेप करते हैं जिसमें हम बेस केस डिस्कस करते हैं, हम सपोजिशन लेते हैं और k+1 के लिए प्रूफ करते हैं, तो वो तमाम वैल्यूज़ के लिए क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। एक और रीज़न, अब ये एक इनफॉर्मल रीज़न है। हमने कहा कि हमारा भाई फॉर ऑल के ग्रेटर देन 0 था, ठीक है ना। सो हम कहते हैं कि भाई हमारा बेस केस जो है वो p ऑफ 0 था, p ऑफ 0 के लिए मैंने प्रूफ कर लिया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या कि अगर p ऑफ 0 के लिए प्रूफ हो गया तो इसका मतलब p ऑफ 0 प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि मैंने साबित किया हुआ है कि k+1 के लिए ट्रू है। तो अगर p ऑफ 0 के लिए ट्रू है तो p ऑफ 1 के लिए भी ट्रू है। अगर p ऑफ 1 के लिए ट्रू है तो p ऑफ 2 के लिए भी ट्रू होगा। अगर p ऑफ 2 के लिए ट्रू है तो p ऑफ 3 के लिए भी ट्रू होगा। और आप इस तरीके से जितना जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, वो वैल्यूज़ आप पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ प्रूफ। ओके, नाउ कम टू द कोर ऑफ द टॉपिक। प्रूफ बाय इंडक्शन है हमारे पास। सो हम कहते हैं कि हमारे पास है एक स्टेटमेंट है कि n² इज ग्रेटर और इक्वल टू n+100 फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 11। सही। सो आपके पास बेस केस क्या आ गया, वो n0 की वैल्यू क्या आ गई, वो n0 की वैल्यू आपके पास 11 हो गई। दिस इज एक्चुअली n0। सो इसका मतलब हम p ऑफ 1 नहीं कर रहे, हम एक्चुअली 11 कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, वो 11 है। सो ये जो फार्मूला है ये 11 से ऑनवर्ड पे काम करेगा, 11 से बिलो पर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। सो इस सेट के अंदर ट्रू वैल्यूज कौन सी होंगी, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर और इक्वल टू 11। सो हमारे पास ये p ऑफ n है, ये कंडीशन है। सो सबसे पहले हम बेस केस के लिए साबित करते हैं। तो बेस केस के लिए मैंने 11 की वैल्यू डाली, कंप्यूट की, और मुझे पता चला कि भाई जो बात वो कर रहा था दैट वाज ट्रू। अगर ये बेस केस के लिए ट्रू है तो इसका मतलब कि ये फिर k के लिए भी ट्रू होगा। दिस इज आवर सपोजिशन। नाउ वी रिप्लेस n बाय k। हमने n को क्या किया, k से रिप्लेस कर दिया। अब जब n k से रिप्लेस हो गया तो आप अब इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, एक्चुअली इसका अल्टरनेटिव ये होगा कि हम कहते हैं कि भाई हमें साबित करना है कि ये k+1 के लिए भी जो है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, ये k+1 के लिए भी फॉल्स नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपके पास क्या था, n² था। सो n² इज रिप्लेस विद k+1 होल स्क्वायर। या यहाँ पर देख लें k के लिए आप देख लें, ज़्यादा आसानी समझ आएगी। k था, सो k को रिप्लेस किया, k+1 होल स्क्वायर हो गया। ग्रेटर और इक्वल टू यहाँ पर क्या आया, k+1 प्लस आपके पास क्या आ गया, 100 आ गया। सही हो गया जी। ठीक है जी। सो ये हमारे पास बेसिकली अब हमें इस चीज़ को एक्चुअली प्रूफ करना है। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है कि भाई ये k+1 के लिए भी क्या हो रहा है, ये कंडीशन जो है वो आपके पास कंडीशन जो है वो ट्रू आ रही है, ठीक है। सो हम यहाँ पर, ये एम्प्लॉयज़ का साइन है, सॉरी, ये ड्यू टू द पावर पॉइंट रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है। k² प्लस 2k, ये क्या है, k+1 a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये फार्मूला ओपन हो गया। ग्रेटर और इक्वल अपनी जगह पे, k+1 अपनी जगह पे आ गया और 100 अपनी जगह पर आ गया। अगेन दिस इज एन एम्प्लॉय स्टेप साइन। नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, मैं तमाम केस को एक तरफ कर देता हूँ और 1 है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है ये 1 यहाँ पर आएगा तो ये आप इसमें कट डाउन हो जाएंगे। सो ये 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास बचता है k² जो आपके पास आ गया।
ये 2k है, जब ये k इधर आएगा तो दैट विल बी माइनस k, सो 2k माइनस k से आपके पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और ग्रेटर और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सो आपको पता है अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को देखते हैं, सो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि k स्क्वायर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू k प्लस 100। सो नाउ k इज़ द बेसिक फैक्टर, और वो फैक्टर जो यहाँ पर ऐड हो रहा था पॉजिटिव था, वो अब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया। सो 100 से बड़ा जो है वो k ऐड हो रहा था, तो आपके पास चांस था कि ये नंबर जो है बड़ा हो जाए। अब ये कांस्टेंट वैल्यू 100 से बड़ा है, मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है, मिनिमम वैल्यू आपके पास 11 है। सो 11 का खाली स्क्वायर जो है वो क्या आता है, 121 आता है। सो इंडिविजुअली अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को देखूं तो इंडिविजुअली खाली k स्क्वायर ही 100 से बड़ा है। अब उसके साथ k शामिल हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो तो 100 से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। सो दिस इज माइंड रीजनिंग कि आपके पास k की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है, 11 है। सो आपकी 11 है तो 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, और उसके साथ कुछ चीज़ ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, याद रखिएगा, ऐड हो रही है। सो उसके साथ एक नंबर और भी ऐड हो रहा है। तो ऑलरेडी सिंगल में जब ये 11 100 से बड़ा है, तो जब कुछ और ऐड होगा सो इट विल बिकम मोर एंड मोर ग्रेटर। सो वी कैन से दैट कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। सो इफ अगर आपके पास सपोजिशन p ऑफ k है तो p ऑफ k के लिए अगर ट्रू था तो वो p ऑफ k प्लस 1 के लिए भी ट्रू था। सो इट मीन्स दैट माई दिस mathematical equation is perfectly true, and it can be proved as we discussed. अगर मैं वैलिडिटी ऑफ ये फॉर ऑल है, सो ये कुछ चेंजेस होती हैं, आ जाती हैं, कुछ चेंजेस डिस्कार्ड हो जाती हैं, ये फॉर ऑल है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ले लें तो अगर हम इनिशियल 11 को ले लेते हैं, सो अगर 11 के लिए ये हमने कहा था कि ये ट्रू है, जो हम साबित कर चुके थे, ठीक है ना। तो अगर ये 11 के लिए ट्रू था तो इसका मतलब कि ये 12 के लिए भी ट्रू होगा। अगर ये 12 के लिए ट्रू है इट मीन्स कि ये 13 के लिए भी ट्रू होगा, और अगर ये 13 के लिए ट्रू है तो इट मीन्स कि ये 14 के लिए भी ट्रू होगा, एंड इट विल गो ऑन। सो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल नाउ। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये थोड़ी सी मैं कहता हूँ प्रीवियस से थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपने इक्वेशन अपने लिए खुद बनानी है, ठीक है। सो हमारे पास एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। ये कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज n स्क्वायर, लाइक वी है आई हैव 1 प्लस 3 प्लस ऑड इंटीजर्स हैं 5 प्लस इट विल गो ऑन अप टू लेट्स सपोज n, सो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। सो अगर मैं n को ले लेता हूँ कि मेरे पास भाई 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स में आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा, आपके पास 3 हो जाएगा, और आपके पास 5 हो जाएगा। ये 3 टर्म्स आपके पास आ जाएंगे, तो आप इसको जमा करें, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 इक्वल टू वट 9, और आपके पास कितनी टर्म थी, 3 टर्म्स थी ना, तो ये 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। सो अगर आप इसके साथ एक और टर्म ऐड करते हो तो नेक्स्ट टर्म आपके पास 7 आएगी। सो 9 प्लस 7 16, और वो क्या है 4 का स्क्वायर है। फिर अगर आप एक और टर्म ऐड करते हो तो वो 9 आएगी, 16 प्लस 9 आपके पास 25 हो जाएगा, और वो 5 का स्क्वायर है। बट ये तो हमने वही कहते हैं ना वैलिडिटी की है, जैसे यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे थे ना, वैलिडिटी के जरिए प्रूफ कर रहे हैं। सो हम इसको चाहते हैं कि हम तमाम नंबर्स के लिए कर लें, बिकॉज वैलिडिटी आप कितने नंबरों के लिए करोगे, 2 नंबरों के लिए, 4 नंबरों के लिए। सो फॉर ऑल का रूल वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने कोई बेस प्रोवाइड नहीं की। सो फॉर ऑल का रूल अप्लाई करने के लिए मुझे मैथमेटिकल इंडक्शन करनी पड़ेगी। सो सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं फार्मूला बना लूँ। सो ये फार्मूला है मेरे पास। अब ये फार्मूला बना कैसे, ये तो n स्क्वायर आपको पता है, n स्क्वायर यहाँ पर है, इसको मैं फार्मूले के अंदर कैसे कन्वर्ट करूँगा। ऑड नंबर्स को डिफाइन करने के 2 तरीके होते हैं, 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। अगर मेरे पास n इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा 2 0s are 0 1। अगर n फिर 1 हो जाता है 2 1s are 2 प्लस 1 दैट इज 3। अगर 2 हो जाता है तो दैट इज 5। लेकिन अगर मैं अपना सेट स्टार्ट करना चाहता हूँ 1 से, जो कि इस केस में यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के लिए ये केस 0 अगर बीच में डाल दोगे आप होल नंबर तो ये पूरा फार्मूला गलत हो जाएगा। सो आपके पास 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो जब आप 1 से स्टार्ट करते हो और आपने 1 को भी पकड़ना है, सो n की कीमत 1 है, सो 2 1s are 2 हो जाएगा। अगर मैं प्लस 1 करूंगा तो सेट 3 से स्टार्ट होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ माइनस 1 करता हूँ। सो जब भी आपके पास होता है i इक्वल टू 1 अप टू n, सो दिस इज द जेनेरिक फार्मूला। अगर ये i इक्वल टू 0 अप टू n होगा तो दिस विल बी द जेनेरिक
फार्मूला। ठीक है, सो ऑड नंबर्स के लिए हम लिखते हैं 2i-1 एंड इट्स बेसिकली अ समेशन 1 अप टू n। सो हमारे पास बेस केस यहाँ पर क्या है, बेस केस ऑब्वियसली मेरे पास 1 है, सो मैं p ऑफ 1 के लिए ये प्रूफ करना चाहूँगा। सो अगर मेरे पास 1 है सो सिंपल 1 लिख दिया, तो दूसरी तरफ इक्वेशन के क्या था, 1 स्क्वायर था, 1 स्क्वायर लिख दिया, बोथ साइड्स आर इक्वल, सो इट मीन्स इट इज ट्रू फॉर p ऑफ 1। मेरा बेस केस खत्म हो गया। इफ इट इज ट्रू फॉर b ऑफ 1 देन इट इज ऑब्वियस कि ये इक्वेशन जो है वो p ऑफ k के लिए भी ट्रू होगी। ये किसके लिए ट्रू होगी, p ऑफ k के लिए ट्रू होगी। सो फार्मूले को देखिए, मेरे पास 1 है, 3 है, 5 है, और nth टर्म मेरे पास क्या है, 2k-1, बिकॉज दिस इज माई nth टर्म। फार्मूला मेरे पास ये है, सो मेरे पास जो nth टर्म है वो क्या है, 2k-1। सो ओवरऑल ये आ जाएगा आपके पास k स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि 2k-1 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ सकती है। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब k+1 यहाँ पर सिंपल नहीं रहेगा, यहाँ पर सिंपल नहीं रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास है 2k-1। सो हम क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में प्रूफ कर रहे हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर k+1। सो k+1 जनरेट कैसे होगा, जनरेट ऐसे होगा, 2k+1 -1, लाइक इस k की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, k+1 डाल दिया। लेकिन चूंकि ये एक पूरा फार्मूला था सो इसलिए बड़ी एहतियात से डालना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2k + 2 - 1 दैट विल रिजल्ट इन 2k + 1। सो ये मेरी टर्म है जो कि 2k-1 के बाद नेक्स्ट टर्म बन सकती है। ठीक है ना, सो k+1 खाली आपने ऐड नहीं करना, यहाँ पर आपने प्रॉपरली k को रिप्लेस करके k+1 के साथ और फिर ऐड करना होता है। सो इट मीन्स मेरी नेक्स्ट टर्म क्या है, मेरी नेक्स्ट टर्म ये है। जो मेरी नेक्स्ट टर्म ये है, सो मैं इसको दोनों साइडों पर क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सो मैंने k+1 को इसके साथ भी ऐड कर दिया, इस साइड पे भी, और k+1 को यहाँ पर भी ऐड कर दिया k स्क्वायर के साथ भी। ठीक है, सो जब मैंने k स्क्वायर के साथ ऐड किया, सो मेरे पास बनता है k स्क्वायर + 2k + 1। सो एक तरीका आपके पास है, जब आप करते हैं कि आपको कैसे पता चले, बिकॉज बात तो k की हो रही है। सो जब आपने यहाँ पर एक नई टर्म k+1 ऐड की, सो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर अब कितनी टर्म्स हो गई, k की बजाय क्या हो गई, k+1 हो गई। सो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आना चाहिए, k की जगह आना चाहिए k+1 का होल स्क्वायर। सो जब मैं इस फार्मूले को देखता हूँ तो ये फार्मूला है a² + 2ab + b², तो ये बन सकता है a + b का होल स्क्वायर। सो हिंस इट इज प्रूव्ड फॉर p of k+1। So by induction we can say that p of n is true, all true for n belongs to all the positive integers। ठीक है, so you can look at this proof as well। आप इस प्रूफ को भी यहाँ से देख सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। ये एक और मैथमेटिकल इंडक्शन है, आगे जाके हम इसको देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर भी पता चलेगा सम ऑफ ऑल इंटीजर्स का जो फार्मूला है ये ऑलरेडी प्रूफ हुआ है कि ये n × n+1 होता है। लाइक अगर मैं नंबर्स जमा करता हूँ ना, 1 2 3 प्लस अप टू n, तो वो आपके पास क्या आ जाते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। सो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया और समीशन इस पर अप्लाई कर दिया। अब समीशन i है मेरे पास, लाइक समीशन i है। अब यहाँ पर भी एक्चुअली फार्मूला अप्लाई हुआ है। ये स्टेप्स फिर थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। आई विल चेंज द मार्कर कलर, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, सॉरी। सो एक आपके पास समीशन आई हो गया। अब ये समीशन एक्चुअली इस पर भी अप्लाई हुआ है और ये समीशन इस पर भी अप्लाई हुआ है। तो जब समीशन इस पर अप्लाई होगा तो इससे तो ये चीज़ बन जाती है, आपको जो नज़र आ रही है, तो मार्कर हो जो मुझे यहाँ पर भी नज़र आए ना। सो जब ये समीशन इस पर अप्लाई होगा तो ये चीज़ बन जाएगी, लेकिन यही समीशन जब 1 पर अप्लाई होगा तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा समीशन 1 = n। ठीक है ना, और ये जो है आपके पास, ये एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करता है समीशन i जो आपके पास होता है n × n+1 डिवाइड बाय 2। फार्मूला से आपको याद करने पड़ेंगे। सो इसकी जगह पर आता है n × n+1 डिवाइड बाय 2, और ये 2 जो बाहर पड़ा हुआ था ये आपके यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा था। सो दिस 2 कैंसल्स आउट विद दिस 2।
और ये जो था ये बेसिकली ये समेशन 1 इक्वल टू n, तो ये अपनी जगह पे n आ गया, n इंटू एन प्लस 1 माइनस n, ये हो जाएगा n इंटू एन दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वेयर, n इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू प्लस n, और ऑलरेडी इसके आगे माइनस n पड़ा था, सो वो वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो आपका रिजल्ट क्या आता है, n स्क्वायर आता है। नाउ दिस इज अ मैथमेटिकल प्रूफ, आप इसको इंडक्शन प्रूफ नहीं कह सकते, ये एक मैथमेटिकल स्टेप से आपने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। ओके, let's make it again to blue. Use mathematical induction to prove that the inequality n is less than 2 power n for all n positive. अब for all n positive n it means कि हमारा base case 1 होगा. So let's prove it for base case 1. So 1 के लिए 1 is lesser equal to 2 power 1, और वो बिल्कुल true है, 1 2 से कम होता है. So it is true for the base case. हम assume करते हैं कि n जो है वो k के बराबर है. अगर n k के बराबर है तो then हमें साबित करना होगा कि k plus 1 जो है वो lesser equal to 2k plus 1 है, ठीक है। So again this is something that becomes more and more ambiguous, so I think I have to do that on this white place, ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ओके, ये आपके पास 2k प्लस 1 हो गया। इसको आप यहाँ पर इग्नोर करके आप कंसिडर करें इसको इधर टॉप पर। सो एक्चुअली अगर आपके पास k प्लस 1 है इज लेस और इक्वल टू 2k प्लस 1, सो दिस इज़ ऑब्वियसली प्रूफ के वो यहाँ पर इसी तरीके की स्टेटमेंट आती है, फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत जो है वो इतनी नहीं पड़ेगी। सो यहीं से आपकी ये जो फॉर्मूलेशन है वो यहीं से आपकी क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है कि k प्लस 1 है आपके पास। अगर ये आपके पास k इज़ लेस और इक्वल टू 2k है, सो ऑब्वियसली k प्लस 1 इज़ लेस और इक्वल टू 2k प्लस 1, और आपके पास यहाँ पर आ जाता है 2k डॉट k, जो कि अगेन फिर आपके पास बराबर हो जाता है 2k प्लस 1k। सो इसी तरीके से आप इसको यहाँ पर जो है वो सपोज करके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और लेस और इक्वल का साइन यहाँ पर भी इसी तरीके का आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सही हो गया। या इसको मैं आपके लिए यहाँ पर प्रूफ कर देता हूँ दोबारा से। लेट्स सपोज हम कहते हैं k इज़ लेस और इक्वल टू इज़ लेस देन 2k, ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम, ठीक है। सही है। अगर 2k लेस देन k इज़ लेस देन 2k है, तो इसका मतलब क्या होगा कि k प्लस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 2k प्लस 1 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अच्छा, फिर इसको अगर मैं फॉरवर्ड करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्चुअली k प्लस 1 जो है वो लेस देन 2k प्लस 2 है। सही है। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि k एक्चुअली मेरे पास 2k प्लस 2 माइनस 1 है, ठीक है। सो इसकी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि k एक्चुअली लेस देन 2k प्लस 1 हो गया। सो इज इट ट्रू? लाइक ये ट्रू है ना, क्योंकि आपके पास आपने सपोज किया था कि k 2k से कम है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है कि k 2k प्लस 1 से भी कम है। ऑब्वियस सी बात है, अगर k 2k से कम है, k ऑलरेडी 2k से कम है और मैंने एक का बीच में और भी इजाफा कर दिया, एक 1 बीच में मैंने जो है वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो अगर मैंने एक 1 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डाल दिया है, सो इट मीन्स
कि वो जो है वो पहले जो 2k से कम था वो अब 2k+1 से भी कम है. सो दिस इज प्रूव्ड फॉर k+1. सो यू कैन टोटली इग्नोर दिस एंड यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स टू प्रूव योर k+1. ठीक है जी. अच्छा जी. सो इट प्रूव्स दैट कि p of n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू z+1. हार्मोनिक है, मोर स्पेसिफिक हो जाएगा. सो थोड़ा सा हम इसको फ़िलहाल के लिए आप अगर एज एन असाइनमेंट में देखना चाहें तो आप देख लें. लेकिन चूंकि हम NSF एल्गोरिथम की बात करते हैं तो उसमें ये ज़्यादातर हार्मोनिक सीरीज़ नहीं आती. हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ और पावर सीरीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं. सो इसको हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे. ठीक है ना, सही है. नाउ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन. स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो हमारे पास एक स्टेप थोड़ा सा आगे चली जाती है फ्रॉम ए नॉर्मल मैथमेटिकल इंडक्शन. सो वही चीज़ है, हमने प्रिडिकेट यहाँ पर डिफाइन कर दिया फॉर इंटीजर्स n. अब यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट की बात नहीं होगी, यहाँ पर बात होगी a और b की, जो कि हमारे पास दो इंटीजर्स हैं जिसमें कि a इज लेस और इक्वल टू b है. ठीक है. और हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि p ऑफ a से p ऑफ b के लिए की तमाम वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो ट्रू होगा. लाइक बेस केसेस, अब मल्टीपल बेस केसेस हमारे पास आ जाएंगे. हमारे पास एक बेस केस नहीं रहेगा, हम यहाँ पर मल्टीपल बेस केसेस की बात कर रहे होंगे. ठीक है ना. सो ये ज़्यादातर उस वक्त काम आती है जब आपके पास टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. एक ही इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए. लाइक हमारे पास जो है वो p ऑफ जो है वो एक्स वाई पर डिपेंडेंट हो गई, तो फिर हमारे पास एक वैल्यू जो है वो काम नहीं करती. ठीक है ना. सो हमें मजबूरन क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीपल बेस केसेस लेने पड़ते हैं. ठीक है. सो हम उन मल्टीपल बेस केसेस की बात यहाँ पर फिर कर रहे होते हैं. और मल्टीपल बेस केसेस का क्या मतलब है कि भाई x की एक सर्टेन वैल्यू होगी, y की एक सर्टेन वैल्यू होगी. अब वो x और y जो है मस्ट एक a और b के दरमियान होनी चाहिए. लाइक x और y की जो वैल्यूज़ है वो a और b के दरमियान कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिनकी लिमिट, लोअर लिमिट a होगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, b हो जाएगी. सो इन शॉर्ट कि हम सिर्फ p ऑफ 1 नहीं लेंगे, हम मल्टीपल केसेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि हमें ओरिजिनल फार्मूला जो है यहाँ पर क्या आ जाए, नज़र आ जाए. अब ये जो मल्टीपल केसेस होते हैं इसकी कोई ख़ास लिमिट नहीं है, आप इसमें कहीं तक जा सकते हैं. जो मेरा अपना तरीक़ेकार है वो ये है कि जब मुझे कोई रिपीटेड चीज़ नज़र आती है फर्स्ट टाइम में तो मैं अपने b को स्टॉप कर देता हूँ. लाइक मैंने कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू ले ली, मतलब जैसे मैं इंडक्शन में ले रहा हूँ, मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू ले ली, मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट होऊंगा, मैं नेक्स्ट वैल्यू चेक करूंगा, मैं नेक्स्ट वैल्यू चेक करूंगा. मेरा b क्या होगा, जब मुझे a के ही p ऑफ a के पैटर्न का कोई दूसरा नंबर मिल जाएगा वो मेरा p ऑफ b हो जाएगा. ठीक है ना. सो इस तरीके से हम मल्टीपल स्टेप्स में लेके चल रहे होते हैं. एक्चुअली अगर यहाँ पर हम इसको बहुत डिफाइन करें, माइन्यूट और बहुत सिंपल करके बताएं ना, तो जो हम वहाँ पर वैलिडिटी प्रूफ कर रहे थे, p ऑफ 1 अगर है तो p ऑफ 2 है, p ऑफ 2 है तो p ऑफ 3 है, तो एक्चुअली हम उसको मैथमेटिकल इंडक्शन को कंबाइन करके स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो बनाते हैं. अब चूंकि यहाँ पे मल्टीपल बेस केसेस हैं, सो हमारे पास यहाँ पर जो सपोजिशन के फार्मूलाज हैं वो मल्टीपल बन सकते हैं. अब k मेरे पास हमेशा क्या होगा, b से बड़ा होगा, और k जो है वो हमारे पास मतलब वो लिमिट होगी, वो b से एक वैल्यू बड़ी हो जाएगी. जैसे मैंने आपको कहा ना कि मेरे पास जैसी रिपीटेड एलिमेंट आया वो मेरे पास b हो जाएगा. सो एक्चुअली वो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और k इज़ ग्रेटर, मतलब उससे भी एक बड़ी वैल्यू मैं k में ले लूँगा और वो b के सपोजिशन होगी. अब फिर मैं यहाँ पर वेरिएबल सपोजिशन वेरिएबल लूँगा i, जो कि a से बड़ा है और k से छोटा है. अब छोटे का मतलब इसलिए कि वो इक्वल नहीं लगाया क्योंकि वो b के बराबर हो जाएगा, वो एक्चुअली k तक आप बात चलेगी वो b के बराबर हो जाएगा. तो आप कहते हो p ऑफ k ट्रू है. देन p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स n इज ग्रेटर और इक्वल टू a मीन्स n नॉट, वी कैन से दैट. सो वही चीज़ है लेकिन अब मल्टीपल केसेस के अंदर आ गई है. ठीक है ना, मल्टीपल स्टेप्स के अंदर आ गई है. सो हम कहते हैं फॉर एनी इंटीजर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 n इज डिविजिबल बाय प्राइम. कोई भी इंटीजर है जो कि 2 से बड़ा है, सो वो प्राइम पर डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. सो मेरे पास यहाँ पर बेस केस क्या है, 2 है, मतलब मेरा a जो है वो 2, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ a. दिस इज बिकॉज 2/2 जो है वो सिर्फ 2 पर डिवाइड होता है और वो एक प्राइम नंबर है. ठीक है.
हम एज्यूम करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है 2 से लेकर किसी भी सबऑर्डिनेट वैल्यू k तक, ठीक है, और हमें यही साबित करना है कि ये जो है टू शो दैट इट इज़ ट्रू फॉर k, हमें कुछ केसेस जो हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे। अब एक्चुअली आप यहाँ पर फ़र्क देखें ना, वहाँ पर हम बात कर रहे थे k+1 की, तो चूंकि यहाँ पे हमने लिमिट b ली हुई है सो इट मीन्स कि ये k जो है एक्चुअली दैट इज़ k+1, सो हमें यहाँ पर जो प्रूफ करना पड़ेगा वो k के लिए प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम कहते हैं कि तमाम i जो कि इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं और ये उनकी कंडीशन है वो प्राइम पर डिविजिबल होंगे। सो यहाँ पर हमारे पास 2 सिचुएशंस बन सकती हैं। एक ये कि k खुद प्राइम हो जाए, तो अगर k प्राइम हो गया सो वो तो किसी पर डिविजिबल भी नहीं होगा, ठीक है ना, सो वो तो खुद प्राइम हो गया, सो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। केस 2 क्या है, k कंपोजिट है, लाइक वो दूसरे नंबर्स पर डिवाइड होता है, तो अगर वो दूसरे नंबर पर डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये कि वो जो है किसी 2 प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है, लाइक वो a और b, मतलब मैंने जो 2 प्राइम नंबर्स अपने मालूम किए हुए हैं वो उनका मल्टीपल है। इन अ सिनारियो कि a जो है वो 2 is less or equal to a is less or equal to k and similarly 2 is less or equal to b is less or equal to k। सो अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन 1 इस फर्स्ट केस की, सो p ऑफ a फॉर सम प्राइम p, तो अगर कोई नंबर प्राइम होगा तो ऑब्वियसली वो p ऑफ a पर डिवाइड नहीं होगा, वो प्राइम ही होगा, वो किसी नंबर पर डिवाइड नहीं होगा, वो अपना खुद एक नंबर होगा, ठीक है ना। और केस 2, तो केस 2 जो है वो a और k के बीच में है कि k जो है वो किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल ज़रूर होगा, वो किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल ज़रूर होगा। तो अगर हम इन दोनों बेसिस केसेस को अगर आप इसमें कंबाइन कर लें, अगर हम इन दोनों बेस केसेस को आप कंबाइन कर लें, जैसे मेरे पास है p डिवाइड बाई a एंड a डिवाइड बाई k, सो इसका मतलब कि p जो है वो k पर डिविजिबल हो गया। सो हमने कोई भी प्राइम नंबर लिया वो k पर डिविजिबल हो गया, ठीक है ना, सही है। मैं रिपीट करता हूँ केस 2 को, मेरे पास k कोई नंबर है, वो एक कंपोजिट है, वो a और b पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर लेते हैं अपनी पहली इक्वेशन कि हमने जो नंबर p सपोज किया है वो एक प्राइम है, सो p जो है वो एक प्राइम है। अब वो प्राइम क्या हो सकता है, वो इस वक्त a हो सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ a की प्राइम मालूम है जो कि 2 है, ठीक है ना, सही है। सो इस वक्त जो एक प्राइम हमें मालूम है वो 2 है, इसके बाद हमें कोई प्राइम मालूम नहीं है, ठीक है। अब केस 2 की बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो प्राइम हमने मालूम किया है, जो प्राइम हमें मालूम है, जो कि हमारे पास इस वक्त 2 आ रहा है, वो k का मल्टीपल है, लाइक k उस पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर 1 2 को कंबाइन करें तो p ऑफ a है और a ऑफ k है। सो इसका मतलब कि वो जो प्राइम नंबर था हमारे पास वो ही प्राइम नंबर k को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। सो थस p ऑफ n इज ट्रू फॉर स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझा देता हूँ कि हमारे पास सपोज करें a हमने यहाँ पर ले लिया था 2, ठीक है। a मेरे पास हो गया था लेट सपोज आपके पास a हो गया था 2, b मेरे पास आपके पास लेट सपोज मैंने एक और लिमिट लगाई ना, वो मेरे पास सपोज करें कि वो हम नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आते हैं ना वो 3 आते हैं मेरे पास, मैंने b की लिमिट 3 रख ली, ठीक है। अब k जो है कोई भी नंबर हो सकता है जो कि एक्चुअली इस 3 से बड़ा होगा, ठीक है ना, सही है। सो लेट सपोज मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास 6 है, ठीक है। नाउ 6 क्या है, एक प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सो 6 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। अब 6 को अगर आप देखें तो वो 2 और 3 के मल्टीपल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट टाइम मैं k को ले लेता हूँ, लेट सपोज मैं कर लेता हूँ 7, सो मेरे पास कंडीशन 1 जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी कंडीशन 1 जो है वो यहाँ पर ट्रू हो जाएगी, ठीक है, सही है। अच्छा फिर लेट सपोज मैं ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, ठीक है। सो अगर मैंने 5 ले लिया, अगेन वो प्राइम है, सो वो किसी पर डिवाइड नहीं होता। अब लेट सपोज मैं ले लेता हूँ 8, ठीक है। नाउ 8 क्या है एक्चुअली, 8 के लिए मुझे b को चेंज करना पड़ेगा, मेरा a भी 2 है, मेरा b भी क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सो अगर मैं इस कंडीशन में देखूँ तो a फर्स्ट 2 b 2, सो ये एक नया कंपोजिट नंबर बना जो कि 4 है और इसकी वैल्यू अब क्या हो गई, a हो गई, ठीक है ना।
अब अगेन फिर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, b की जगह मैं नेक्स्ट दोबारा 2 ले लूंगा, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। सो 8 जो है वो प्राइम नंबर्स के कंपोजिशन से बनता है। इस तरह आप जितने नंबर लेना चाहें आप ले सकते हैं। सो आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर के कम्बिनेशन से ही जनरेट हो रहे होंगे, ठीक है। सो हम एक और एग्जांपल नंबर थ्योरी के अंदर एज्यूम कर लेते हैं कि इफ n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स ऑफ n बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड n इज ग्रेटर देन 1 देन n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। कि n को हम जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के साथ वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट सिमिलर थिंग ऑफ इसी तरह की आपके पास एक चीज़ आपके पास बन रही है, ठीक है ना, सही है। जहाँ पर हमने यहाँ हमने डिस्कस किया था यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी को डिस्कस किया था ना, कि लाइक हमने 6 ले लिया, सो जाहिर सी बात है 2 और 3 से मिलकर बन रहा है, सो it is divisible by any prime number that is 2 or 3. It is again divisible by prime number that is 2. अगेन वो कंपोजिट नंबर बनेगा, फिर वो डिवाइड हो जाएगा प्राइम नंबर पर, ठीक है। अगर मैं 9 कंसिडर करता हूँ, कंपोजिट नंबर है, वो 3 पर डिवाइड होगा, फिर 3 पर डिवाइड हो जाएगा। सो अब सो ऑन चलते हैं। इसी की एक दूसरी एग्जांपल है वो प्रोडक्ट वाला, लाइक यहाँ पर ये जो है लूजली बाउंड केस था डिविजिबिलिटी के लिए, अब ये स्ट्रांगली बाउंड केस हो जाएगा, ठीक है। सो हम कहते हैं कि लेट p ऑफ n is equals to any n number that can be written as product of primes. So p of 2 is true since 2 is the first prime number. So p of 2 ये बेस केस मेरा हो गया, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू k तक के लिए ट्रू है, लाइक p ऑफ 2 भी ट्रू है, p ऑफ 3 भी ट्रू है, अप टू p ऑफ k भी ट्रू है, ठीक है ना, सही है, जो कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के साथ लिखे जा सकते हैं। सो इसका मतलब कि p ऑफ k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगा। सो केस 1, अगर k प्लस 1 प्राइम है, हमें कुछ प्रूफ नहीं करना, वो तो खुद प्राइम है, तो वो तो मतलब दूसरे प्राइम्स के नंबर में लिखा ही नहीं जा सकता, वो एक खुद प्राइम नंबर है, कंपोजिट तो है नहीं। सो अगर k प्लस 1 जो है मेरे पास क्या है, कंपोजिट है, तो फिर मैं क्या करूँगा, वही प्रीवियस वाली बात, यहाँ पे अब मैंने a b लिखा था ना, a डॉट b लिखा था, यहाँ पर मैं उसको xy करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। किस तरीके से कि हमारे पास x एक नंबर है जो कि 2 या कुछ हो सकता है, फिर y एक नंबर है जो कि दूसरा प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है ना, लेस और इक्वल टू y, ठीक है। सो 2 भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं, 2 5 भी हो सकते हैं, 2 7 भी हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना। और वो जो है वो k प्लस 1 से कम होंगे। लाइक अगर मैंने सपोज किया है 9, तो मैं 9 से छोटे सारे प्राइम नंबर लूँगा, 9 से बड़ा प्राइम नंबर में नहीं ले सकता, ठीक है ना, सही है। सो 9 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हम डिस्कस कर सकते हैं वो हम करेंगे। सो अगर मैं बिल्कुल इसकी बात करूँ तो p ऑफ 2 मेरे पास प्राइम था, p ऑफ 3 मेरे पास प्राइम था। मुझे क्या करना है, मुझे बात करनी है 4 के लिए, ठीक है ना। लाइक मेरे पास ये k हो गया, k मैंने सपोज किया 3 था मेरे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट k प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। तो मैं कहूँगा कि भाई 4 इज एक्चुअली अ कम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई। फिर 4 भी जरूरी नहीं है, मैं हो सकता है मैं कहूँ कि भाई मैंने 5 भी मालूम कर लिया, तो 5 के बाद मेरे पास नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6 होगा, ठीक है। सो अगर मैंने 4 भी प्रूफ कर लिया कि भाई ये 2 तो 2 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ पे मैं k यहाँ पे 5 ले सकता हूँ। सो लिमिट में बढ़ा सकता हूँ। अगर 4 केस लूँगा तो ये मेरे पास a होगा, ये मेरे पास b होगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सपोज करें अगर मैं 4 नहीं लेता, मैं 5 लेता हूँ, a हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया b हो गया। सो इन तमाम केसेस के लिए प्रूफ्ड है। सो मेरे पास k प्लस 1 क्या हो जाएगा, वो आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये भी आप कर सकते हैं, आप केस को सपोज कर लें, आप 7 को k प्लस 1 कर लें, ठीक है। बट फॉर दिस एग्जाम्पल आई एम सपोजिंग 6। सो 6 जो है वो किसी भी 2 प्राइम नंबर्स के कॉम्बिनेशन पे लिखा जा सकता है। किस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है कि वो नंबर जो होंगे, जो 6 के फैक्टर्स बनेंगे, वो जो है वो 2 से इक्वल या बराबर होनी चाहिए और वो इस 6 से लेस होने चाहिए, लाइक 6 उनका पार्ट ना हो। सो मेरे पास रेंज जो है वो क्या है, 2 से लेकर 5 तक की रेंज है मेरे पास, ठीक है। सो आप देख लें 2 से 5 तक की रेंज में अगर आप देखें तो हमारे पास जो 2 प्राइम्स आए हुए हैं इस वक्त a और b और c, लाइक मेरे पास नंबर है a की जगह पे मेरे पास पड़ा हुआ है 2, a प्लस 1 की जगह पे मेरे पास पड़ा हुआ है 3। सो ये मेरे बेस केसेस है ना, और मेरे पास b की जगह पे पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज मैंने लिया हुआ है 5, ठीक है। सो आई कैन राइट दैट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। सो मेरे पास x की कीमत क्या हो गई 2 हो गई, और y की कीमत क्या हो गई, y की कीमत मेरे पास हो गई
3. So hence it is proof for k plus 1. So if it is proof for k plus 1, then it is totally accurate for all the numbers. ठीक है, आप यहाँ पर एक छोटा सा फ़र्क देख रहे होंगे जो मैं इंडक्शन और स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में कर रहा हूँ. इंडक्शन में मैं एज्यूम्ड वैल्यू के साथ काम करता था, स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में मैं एक्यूरेट या एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ काम कर रहा हूँ. ठीक है ना. सो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में k प्लस 1 को प्रूफ करने के लिए हम कोई मैथमेटिकल फार्मूलाज या इन तरीकों का सहारा नहीं लेते. हम ज़्यादातर जो है वो एक्चुअल नंबर्स का सहारा लेते हैं जिनको कि हम प्रूफ कर चुके होते. एंड दिस इज एक्चुअली टर्म्ड एज रिकरेंस. ठीक है, आपने एक नंबर के लिए प्रूफ किया, आपने उससे ज़्यादा नंबर के लिए आप गए और फिर अप टू सो ऑन. लाइक जैसे यहाँ पे मैंने कहा p ऑफ 2 मेरा बेस केस था, अब 2 की बेस पे मैंने p ऑफ 3 निकाला. रूल क्या था कि भाई या तो k प्लस 1 मतलब लाइक 2 मेरे पास अगर k था, ये a भी था, ये b भी था, ये मेरे पास k भी था, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 3 आएगा. सो 3k प्लस 1 वो प्राइम है. सही है. सो मेरे पास अब a जो है वो क्या हो गया 2 हो गया, b मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया, और फिर k प्लस 1 क्या आ जाएगा मेरे पास k प्लस 1 आ जाएगा 4. ठीक है. सो 4 आपके पास क्या हो सकता है a का डबल हो सकता है. फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा 5 आएगा. ठीक है. तो जब मैंने 5 ले लिया तो ये मेरे पास क्या हो गया 4 लिया था, 4 के लिए प्रूफ किया था, ये b हो गया था. फिर k प्लस 1 5 हो गया, 5 एक प्राइम है, सो मेरा b यहाँ पर मूव कर गया. ठीक है ना. जब मेरा b यहाँ पर मूव कर गया, नेक्स्ट क्या है मेरे पास भाई k प्लस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा. सो मेरे पास ये k प्लस 1 होगा. सो ये रेंज जो है ये बेसिकली आप पर डिपेंडेंट होती है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं. ठीक है. सो जब मैं 6 पर आता हूँ तो 2 और 3 मेरे पास रिपीट हो गया, सो मैं वहाँ पर आकर स्टॉप हो जाऊँगा और वही मेरा k प्लस 1 जो है वो लास्ट k प्लस 1 होगा. ठीक है. नाउ दिस इज अ मोर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ सकती है आपको. शो दैट एनी पॉइंट इन सेट्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 8 सेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 सेंट्स एंड 5 सेंट्स कॉइन ओनली. अगर मेरे पास कोई भी नंबर 8 या 8 से बड़ा है तो उसको मैं 3 और 5 सेंट्स के साथ चेंज कर सकता हूँ. मतलब मेरे पास नोटेशन है सिर्फ 3 सेंट्स के कॉइन्स पड़े हुए और 5 सेंट्स के कॉइन पड़े हुए. अब नंबर मेरे पास 8 है तो 8 से बड़ा कोई भी नंबर हो मैं उनको 3 और 5 के साथ मिक्स करके अगले को रिटर्न कर सकता हूँ. तो एक्चुअली मुझे क्या करना है, मेरी कोई अमाउंट होगी जो कि 8 से बड़ी होगी और वो क्या होगी 3m और 5n होगी. स्टार्ट के लिए मैंने ले लिया कि m भी 0 है और n भी क्या है 0 है. ठीक है ना. ये 0 हो गए दोनों, तो अगर ये दोनों 0 हो गए तो अमाउंट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. ठीक है. तो मेरा 0 केस बेस केस 0 नहीं हो सकता. अब मेरा बेस केस क्या हो सकता है a और b मैं कैसे मालूम करूंगा. सो मैं केसेस लेना शुरू करूंगा. 8 में क्या, 8 में आप एक 3 का कॉइन डालें, एक 5 का कॉइन डालें. 9 के लिए हम 5 का कॉइन नहीं डाल सकते, 5 का कॉइन डालेंगे तो फिर 4 बजेगा, 4 में नहीं कर सकता, तो मुझे 3 के कॉइन डालने पड़ेंगे. 10 मुझे 2 5 के कॉइन डालने पड़ेंगे. 11 मुझे 2 3 के और 1 5 के डालने पड़ेंगे. सो थोड़ी सी अगर आप देखें ना यहाँ पर ये मेरे पास रिपीटिशन आ गई इसकी तरह की, आपको नज़र आ रही है. ठीक है, कि मतलब 5 और 3 का कम्बिनेशन है. ठीक है ना. सही. लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, माइट भी अगला चेंज हो जाए, मैं अगला चेक करूंगा. सो 12 आप 5 के कॉइन्स नहीं दे सकते. आप एक भी 5 का कॉइन देंगे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी. मेरे पास 4 कॉइन्स 3 के होनी चाहिए. अब अगर मैं 13 को डिस्कस करता हूँ आपके सामने, सो 13 के लिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है. 13 के लिए अगर मैं एक 3 का दे दूं और 2 5 के दे दूं, ठीक है. सो मेरे पास क्या हो जाएगा 13 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा. ठीक है ना. सही है. समझ आ रही है आप लोगों को बात की शायद. ठीक है. सो एक 3 का दे दिया मैंने, 2 5 के दे दिए. 14, हाउ कैन आई रिप्रेजेंट 14? Oh, this is very ambiguous. This is pretty much ambiguous. 14 के लिए मैं क्या करूँगा, 14 के लिए मैं जो है 3 के कॉइन्स डाल दिए मैंने और एक 5 का कॉइन मैंने डाल दिया. ठीक है. सो 3 into 3 9 एंड 1 into 5 5 हो जाएगा. सो 9 + 5 दैट इज इक्वल्स टू एक्चुअली 14. ठीक है ना. फिर 15 की अगर मैं बात करूं तो मुझे 3 5 के कॉइन्स डालने पड़ेंगे. सो अगर मैं अब रिपीटिशन को अपनी चेक करता हूं, चेक करिएगा. 3 के 5 के जस्ट 3 के जस्ट 5 के, 3 और 5 कंबाइन जस्ट 3 और 5 कंबाइन, 3 और 5 कंबाइन और जस्ट 5. सो मेरे पास
जो पॉसिबल केसेस बन रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि कुछ कंबाइन आएंगे, कुछ अलग तीन आएंगे, कुछ अलग 5 आएंगे, ठीक है। सो इस चीज़ को मैं अब फार्मूले के ज़रिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो मेरे पास n सेंट्स है जो कि 3 और 5 से मिलकर बनेंगे। सो बेसिकली मेरे पास दो केसेस हैं, P of k is true and k set contains at least 1 5 कॉइन, कि मतलब ऐसा कि जिसमें एक 5 का कॉइन होना लाजमी है। दूसरी कंडीशन क्या, कि मैं कह सकता हूँ k सेट्स डू नॉट कंटेन एनी कॉइन ऑफ 5 सेट्स, ठीक है, कि मेरे पास कोई भी 5 सेट की कॉइन मौजूद नहीं है, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास जो 5 की कॉइन्स का रिपीटिशन है, मतलब वो 10 होगा, फिर क्या होगा 15 होगा, फिर 20 होगा। बट जो मेरे पास 3 की कॉइन्स का रिपीटिशन है, लाइक 15 को मैं 3 इंटू 5 भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं क्या कर सकता हूँ 5 इंटू 3 भी कर सकता हूँ। सो 3 के आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है मेरे पास, जबकि 5 के आने के चांसेस मेरे पास थोड़े से क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैंने 5 को बेस बनाया अपने, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादातर जस्टिफाइड है, ठीक है। सो आप 3 को भी बेस बना के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट 5 चूँकि कम रिपीट होता है तो इस वजह से मैंने इस 5 को अपना बेस केस बना लिया। सो मैंने क्या बेस केसेस बनाए कि मेरे पास P of k ट्रू है एंड k सेट कंटेन्स एक 1 5 कॉइन, एंड P of k मेरे पास ट्रू है बट k डज नॉट कंटेन एनी 5 कॉइन, ठीक है ना। सो मैंने कम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 5 ले लिया और ओनली 3 ले लिया, ओनली 5 को मैंने फिलहाल क्या कर दिया, इग्नोर में डाल दिया, ठीक है। केस 1, P of k इज ट्रू, इज k इक्वल टू 8। अब वो क्या कह रहा है कि एक 5 का कॉइन होना चाहिए। सो इसका मतलब 3 का कॉइन 0 भी हो सकता है, बट एक 5 का कॉइन होना चाहिए। n रिप्रेजेंट्स 5 एंड दिस रिप्रेजेंट्स 3। सो k एक्चुअली 3m 5n, वही फार्मूला है, बट क्या कंडीशन है कि m की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो इसका k+1 क्या हो जाएगा, k+1 यही होगा कि मैंने 3m 5n 1 यहाँ भी ऐड कर दिया, 1 यहाँ भी ऐड कर दिया। अब मैं 1 को गायब करना है यहाँ से, क्योंकि मैं 1 को यहाँ पर रख नहीं सकता। 1 को यहाँ पर इसलिए नहीं रख सकता, 1 का तो मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है। सो मैं 1 को यहाँ पर नहीं रख सकता, मुझे 1 को किसी तरह से यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो 1 को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक्चुअली इससे एक 5 जो है वो बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो इसको अगर मैं यहाँ पर आपके लिए करना चाहूँ तो मेरे पास एक्चुअली ये होगा 3m डॉट 5n प्लस 1, ये मेरे पास इक्वेशन थी। तो 1 को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, 5 को यहाँ पर ऐड भी कर दिया और 5 को यहाँ से क्या किया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों मिलके मुझे बनाते हैं 5n-1, ठीक हो गया जी। और ये दोनों जो हैं आपके यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब 1 + 5 कितना होता है, 1 + 5 होता है 6। सो 6 और ये 3m, इनमें से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बनेगा 3m + 2। सो दिस इज द फार्मूला फॉर k+1, जहाँ पर हम कहते हैं कि m जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 होना चाहिए और n ग्रेटर और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना, सही है। सो इस केस में आपके पास एटलीस्ट 1 कॉइन 5 की होगी और एनी कम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइन्स आपके पास हो सकता है। सो मिनिमम कम्बिनेशन देखते हैं क्या क्या होता है। अगर आपके पास n ग्रेटर और इक्वल टू 2 है तो 2 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5। सो k+1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 + 5। सो आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। सो 13 को मैं लिख सकता हूँ, अगर मिनिमम मेरे पास 1 कॉइन है ना, मिनिमम 5 की 1 कॉइन है, तो मिनिमम 5 की 1 कॉइन यहाँ पर है, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पे n इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या कहा, n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1। सो n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 जो है आपके पास फिर क्या हो जाएगा, n अगर 2 होता है, सो दिस इज अगेन द फार्मूला कि हमारे पास ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सो थोड़ा सा हम आगे जाते हैं केस 2 की तरफ। अब ये नेक्स्ट केस है कि जहाँ पे हम कहते हैं 5 कंटेन ही नहीं करेगा, 5 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 5 का कॉइन होगा ही नहीं। तो 5 का कॉइन नहीं होगा तो क्या होगा, 3m होगा। अब m का केस मैंने
ग्रेटर और इक्वल टू 3 लिया, क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पर अगर 5 का कॉइन मौजूद नहीं है और वो 3m है तो उसकी मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या है? वो मिनिमम वैल्यू मेरे पास 9 है, 9 से छोटी मेरे पास वैल्यू वहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने उसको 3 लिया है, ठीक है। बिकॉज अगर मैं m को 2 लेता हूँ तो 3 इंटू 2 क्या होगा? 6 होगा, तो 6 तो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या है? 3 है। इसके +1 के लिए चेक कर लेते हैं। सो +1 हो गया। m-3 कहाँ से आया जी? m-3 ऐसे आया कि मेरे पास 3m था, तो ये मेरे पास हो जाएगा k+1 इक्वल्स टू 3m + 1। अब 1 तो हो नहीं सकता, 1 तो गड़बड़ाइजेशन हो गई। अब 1 को मैंने 3 के अंदर जो है वो क्या करना है? मर्ज करना है, ठीक है। तो अब 3 के अंदर ये मर्ज कैसे होगा? अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई इससे बड़ा नंबर लेता हूँ ताकि ये 3 के अंदर क्या हो जाए? मर्ज हो जाए, तो वो क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है? तो वो पॉसिबिलिटी ये है कि इसके साथ मैं 9 को ऐड भी कर दूँ और इससे 9 को सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ, ठीक है। मैंने 9 को ऐड भी कर दिया, 9 को मैंने इससे क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से ये 3m - 9 जो है ये मेरे पास ये चीज़ बना देगा 3m - 3, ठीक है ना, सही है। और 1 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 से मेरे पास क्या बन जाएगा? 2.5 बन जाएगा। अब यहाँ पर सवाल आ सकता है कि भाई मैंने 9 ही क्यों लिया? क्योंकि 9 8 से बड़ा था, 8 से बड़ा पहला नंबर 9 था। लेट्स सपोज अगर मैं 9 नहीं लेता तो मेरे पास 3 के मल्टीपल्स में और क्या ऑप्शन हैं? मेरे पास ऑप्शन है 3। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज 3 कर लेता हूँ और ये भी 3 कर लेता हूँ तो ये तो सही हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा m-1। बट इस 3 को जब आप 4 के साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? 4 बन जाएगा। लाइक ये 3 1 के साथ होगा तो 4 बन जाएगा। अब 4 की कॉइन्स आपको अलाउड नहीं है, आपको मिनिमम कॉइन 5 की अलाउड है। लेट्स सपोज अगर मैं 3 की बजाय इसको 6 ले लेता हूँ, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 6 है, तो अगेन ये m-2 आ जाएगा। लेकिन 1 + 6 क्या होता है? 7। अब 7 की कॉइन्स में कर ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली मुझे 9 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, ठीक है। सो उससे मेरे पास ये फार्मूला आ गया जिसकी के लिमिट्स ये हैं। अगर आप ये फार्मूला लिखते हैं तो उसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी, ठीक है। मतलब आपके पास 2 5 का होना ज़रूरी है। हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, हेंस pk+1 इज ट्रू, ठीक है। सो दिस वाज आवर लेक्चर। इस लास्ट स्लाइड्स में आपको थोड़ी सी एम्बिग्विटीज़ हो सकती हैं। सो अगर कोई इस किस्म की एम्बिग्विटी आपको पास आती है तो आप उसको डील कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ पे इससे चूँकि आपको ज़्यादातर समझ इस चीज़ों की नहीं आ रही होगी। एक्चुअली ये जो मैंने लिखे थे, जो यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किए थे, उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा सोचने में, बट अब एक्चुअली है क्या, आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको गौर कीजिएगा। देखें, जनरली जब हम बात करते हैं कि मुझे 3 और 5 की कॉइन्स देनी है, ठीक है, सो मैं उसको किसी भी तरीके से दे सकता हूँ। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो, मैंने आपको बात किया था कि आवर अल्गोरिथम शुड बी करेक्ट, एक केस, आवर अल्गोरिथम शुड बी ऑप्टिमल, दिस इज द सेकंड केस, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी नंबर को 3 और 5 के कम्बिनेशंस के अंदर मिलाकर लिख सकते हैं, राइट। पॉसिबिलिटीज़ हैं, लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वो 3 और 5 के जो कम्बिनेशंस हैं वो किस तरह के होंगे, वो किस तरीके से बनेंगे, ठीक है ना। सो वो किस तरह के और किस तरीके से बनेंगे, सो दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। सो ये हमारे पास क्या है? एक क्वेश्चन मार्क है। सो उस चीज़ को डील करने के लिए हमें एक फार्मूला चाहिए था, ठीक है। अब वो मैं रेंडमाइज भी कर सकता हूँ, मतलब खुद ही रेंडमाइज कर दूँ, बट उनको एक फार्मूले के ज़रिए भी कर सकता हूँ। तो वो फार्मूला जो मैंने प्रूफ किया, वो फार्मूला मेरे पास एक्चुअली एक ये था और एक फार्मूला जो है वो मेरे पास ये था, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द गिवन कंडीशंस, ठीक है। सो हमने जैसे कहा था कि लेट्स सपोज अगर हम इस फार्मूले को देखते हैं, ठीक है, कि मैंने 8 के लिए सपोज कि मेरे पास 8 है, तो क्या मैं 9 को 3 और 5 की कॉइन्स में दे सकता हूँ,
ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, 9 के लिए यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। सो मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। सो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 × 3 क्या हो जाएगा, मेरे पास 12 हो जाएगा, प्लस 5। सो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं 1 कॉइन डालूंगा, ठीक है। एटलीस्ट 1 कॉइन तो मेरे पास होनी चाहिए 5 की, तो 1 - 1 0। सो 4 जो k + 1 है, नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, 12। सो इट इज़ ट्रू फॉर 12। लेकिन ये 12 9 को प्रूफ नहीं कर पा रहा है। सो 9 को प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइट भी मुझे ये सेकंड केस जो है वो डिस्कस करना पड़े, जहाँ पे n की कोई कॉइन मौजूद, 5 की कोई कॉइन मौजूद नहीं होगी। सो हम इसके ज़रिए डिफरेंट किस्म की जो वैल्यूज़ है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दैट योर क्वेश्चंस आर मोर देन वेलकम। आप कमेंट्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं और उनके फिर आपको आंसर्स दे दी जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द क्लास।